हेलो दोस्तों, वेलकम टू प्रज्ञान क्लासेस। मैं आपको स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रज्ञान क्लासेस पर। दोस्तों, आज हम थेल्स प्रमेय जानेंगे। क्या पर जानेंगे? थेल्स प्रमेय। थेल्स प्रमेय को हम 6.2 थ्योरम भी कहते हैं। सॉरी थ्योरम नंबर 6.1, माफ कीजिएगा, थ्योरम 6.1 भी कहते हैं और इसे बीपीटी भी कहते हैं। बीपीटी का फुल फॉर्म क्या होता है? बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। दोस्तों, थेल्स प्रमेय बहुत बार 10th के बिहार बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है और इसको आप एकदम ध्यान से समझिएगा। और एक बार यदि आप इसको समझ लिए तो फिर दोबारा थोड़ा सा रिवीजन करने के बाद आपके अंदर वो आ जाएगा, फिर आप नहीं भूलिएगा। दोस्तों, थेल्स प्रमेय जानने से पहले 9th का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, समलम चतुर्भुज से रिलेटेड। समलम चतुर्भुज से रिलेटेड एक 9th का थ्योरम है जिसे जानना जरूरी होगा, क्योंकि ये इसका यूज थेल्स प्रमेय को प्रूव करने के टाइम होगा। इसलिए हम लोग पहले इसे समझेंगे, उसके बाद थेल्स प्रमेय क्या है उसका लैंग्वेज जानेंगे और बहुत ही डिटेल में हम जानेंगे कि थेल्स प्रमेय को प्रूव या साबित कैसे किया जाता है। दोस्तों, पहले इसे देखते हैं। क्या लिखा है? एक ही समांतर, क्या लिखा है? एक ही आधार। क्या लिखा है दोस्तों? एक ही आधार तथा एक ही समांतर के बीच। क्या लिखा है? एक ही आधार तथा एक ही समांतर के बीच स्थित दो त्रिभुज। कितना त्रिभुज? दो त्रिभुज। दो त्रिभुज का क्षेत्रफल, मतलब वो दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल हमेशा बराबर होता है। समझ में तो कुछ आया नहीं होगा, तो हम लोग बना के देखते हैं। देखिए दोस्तों, ये क्या है? समलम चतुर्भुज। ये क्या है? समलम चतुर्भुज। और आप जानते हैं कि समलम चतुर्भुज का आमने सामने का एक युग्म यानी भुजा का एक जोड़ा क्या होता है? समांतर होता है। दूसरा जोड़ा समांतर नहीं होता है। तो देखिए, मान लीजिए ए बी जो है, ए बी और डी सी क्या है? समांतर है। ए बी डी सी क्या है दोस्तों? समांतर है। और ए बी और डी सी के बीच में आप जब गौर से देखिएगा तो दो त्रिभुज दिखेगा। ये देखिए, एक त्रिभुज ए सी डी, एक त्रिभुज क्या है? ए सी डी एक त्रिभुज है। और दूसरा त्रिभुज आपको दिखेगा बी सी डी। दूसरा त्रिभुज क्या दिख रहा है? बी सी डी। तो दो त्रिभुज आप ध्यान से देखिए, एक है बी सी डी और एक क्या है? ए सी डी। और इसमें जब आप गौर कीजिएगा तो जो ए सी डी का आधार कौन है? डी सी। और बी सी डी का भी आधार कौन है? डी सी। क्या लिखा है यहां पे? एक ही आधार। एक ही आधार सर, एक ही आधार। फिर क्या बोला? एक ही समांतर। अच्छा, ए बी और डी सी दोनों क्या है? समांतर रेखा है। ये दोनों एक ही समांतर रेखा है के बीच में। अच्छा सर, यानी ये दोनों समांतर रेखा के बीच में, ये दोनों के बीच में अंदर दो त्रिभुज, यदि दो त्रिभुज स्थित है ये दोनों के बीच में, तो दो त्रिभुज है ना, एक एसीडी दिख रहा होगा और एक बीसीडी दिख रहा है। तो उसमें आधार एक ही होना चाहिए, याद रखिएगा, आधार एक ही। तो आधार क्या है? डीसी है। आधार क्या है दोस्तों? डीसी। और समांतर रेखा कौन है? ए बी। समांतर क्या है? डीसी। तो ए बी और डीसी के बीच में दो त्रिभुज ए सी डी और बी सी डी, जिसका आधार क्या है? डीसी है। अस्थित दो त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी कि एसीडी का क्षेत्रफल और किसका? बीसीडी का क्षेत्रफल हमेशा बराबर होंगे। यानी कि आप हमेशा याद रखिएगा आज के बाद कि कहीं आपको दो त्रिभुज दिख जाए और दोनों एक ही आधार पर स्थित हो और दोनों एक ही समांतर के बीच में हो, तो वो दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल हमेशा क्या होगा? बराबर होगा। यानी कि एरिया ऑफ, यानी कि त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्रफल बराबर होगा त्रिभुज बी सी डी का क्षेत्रफल। बी सी डी का क्षेत्रफल। दोस्तों, इसका यूज अभी जस्ट थेल्स प्रमेय में होने वाला है, इसलिए आप एक बार फिर से समझ जाइए। ये 9th का थ्योरम है, यहाँ इसको हम साबित नहीं करेंगे। 9th में को जब हम पढ़ाएंगे या 9th में जब ये मिलेगा तो वहां आपको हम साबित करके बता देंगे। दोस्तों, यहाँ फिर से एक बार समझेंगे हम लोग कि एक ही आधार, क्या? एक ही आधार तथा एक ही समांतर, यानी एक ही आधार और एक ही समांतर के बीच में दो त्रिभुज स्थित होगा तो दोनों का क्षेत्रफल हमेशा बराबर होगा। इसको एकदम से याद रखना है दोस्तों। अच्छा दोस्तों, आप जब ध्यान से देखिएगा तो समलम चतुर्भुज में डीसी आधार है। क्या सर? ए बी आधार हो सकता है। ए बी भी आधार हो सकता है। यदि आप आधार ए बी को मानिएगा, आधार किसको मानिएगा? ए बी को मानिएगा, तो त्रिभुज देखिए यहाँ पे
एक त्रिभुज क्या है, ए बी डी, एक त्रिभुज, और दूसरा इसी आधार पर कौन त्रिभुज है, ए बी सी। दूसरा त्रिभुज कौन है, ए बी सी। तो दो त्रिभुज दिख रहा होगा एक ही आधार का, ए बी और ए बी डी और ए बी सी। तो अगर हम इसको आधार मानेंगे, इस पर देखिए एक त्रिभुज ये वाला और एक त्रिभुज ये वाला, और ये दोनों कहां है, एक ही समांतर के बीच स्थित है, यानी कि त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल और त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, ये दोनों क्षेत्रफल भी आपस में बराबर होगा। मान लिए दोस्त कि इस आधार पर कोई और त्रिभुज होता, आप लोग के मन में आ रहा सर ऐसे एक और त्रिभुज होता, ऐसे सर ऐसे एक और त्रिभुज होता, ऐसे एक और त्रिभुज होता। तो जितना भी त्रिभुज आप बना लीजिए, अगर आधार सेम है और एक ही आधार के बीच में है तो सभी त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होगा ही होगा। तो चलिए दोस्तों, हम थेल्स प्रमेय के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं और इसका लैंग्वेज के बारे में समझते हैं। दोस्त क्या लिखा है, लिखा है यदि किसी त्रिभुज, क्या लिखा है, किसी त्रिभुज, यानी कि त्रिभुज की बात हो रही है तो त्रिभुज हम बनाएंगे। एकदम ध्यान से समझिएगा, हम गारंटी लेते हैं कि आप अगर एक बार बढ़िया से वीडियो देख लिए तो फिर आप नहीं भूलिएगा। ध्यान दीजिए दोस्तों। एक त्रिभुज बना लेते हैं। दोस्तों त्रिभुज बना लिए और इसका नाम भी रख लेते हैं ए बी सी, ए बी एंड सी। बना लिए त्रिभुज। लिखा है यदि किसी त्रिभुज, तो किसी एक त्रिभुज ले लिए। अब लिखा है त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, यानी कि तीन भुजा है त्रिभुज में, तो तीनों में से किसी एक भुजा के समांतर, यानी मान लीजिए हम बीसी के समांतर एक रेखा खींचेंगे, एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा करने के लिए एक रेखा खींची जाए। यानी कि बोल रहा है एक ऐसा रेखा खींची जाए, बीसी के समांतर एक ऐसा रेखा खींचा जाए कि वो जो रेखा खींचेंगे वो रेखा ये जो अन्य दो भुजा बच गया है इसे एक ही अनुपात में काटेगा। यानी कि सर जब ऐसे हम रेखा खींचेंगे बीसी के समांतर, यानी कि जो टुकड़ा होगा उसका अनुपात, एबी का जो टुकड़ा होगा उसका अनुपात और एसी का जो टुकड़ा होगा उसका अनुपात दोनों आपस में बराबर होगा। अनुपात मीन्स बटा, यानी कि एक और दो का अनुपात बोले तो 1/2 होता है। अनुपात मीन्स क्या होता है, बटा। फिर से देखते हैं, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदु पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए। कैसा रेखा खींची जाए, बीसी के समांतर एक रेखा खींचेंगे जो अन्य दो भुजा एबी और एसी को भिन्न भिन्न बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा। तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में, कौन दो अन्य भुजा, तो ये जो बचा हुआ है ये दोनों भुजा एक ही अनुपात में विभाजित होगा। यानी कि जो टुकड़ा होगा इस भुजा का उसका अनुपात और इस भुजा का जो टुकड़ा होगा खंड होगा उसका अनुपात आपस में बराबर होगा। देखते हैं आगे समझते हैं। तो चलिए बीसी के समांतर एक रेखा खींच लेते हैं। तो बीसी के समांतर एक रेखा खींचना है। बीसी के समांतर एक रेखा खींच लिए दोस्त, और इस बिंदु और इस बिंदु को मान लिए, इस बिंदु को डी मान लिए और इस बिंदु को ई मान लिए। ठीक है दोस्त, बोला कि एक भुजा के समांतर एक रेखा खींच दिए, और जो रेखा खींचेंगे वो अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर, यानी कि वो भिन्न भिन्न बिंदु को डी और ई, तो भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींच दिए हैं। अगर ये रेखा खींचे तो आप देख रहे होंगे कि AB और AC को ये रेखा काट रहा है। एक टुकड़ा ये रहा, एक टुकड़ा ये रहा, ये टुकड़ा यहाँ AC का एक टुकड़ा यहाँ है, एक टुकड़ा यहाँ। तो यही जो AB का टुकड़ा का अनुपात और इस AC के इस टुकड़ा का अंतःखंड के अनुपात दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। इसी बात को हमको सिद्ध करना है। यानी क्या सिद्ध करना है सर, सिद्ध करना है AD बटा DB। क्या सिद्ध करना है, AD बटा DB। ये बराबर होगा किसका, ये जो भुजा है इसके अंतःखंड के अनुपात का, यानी कि AE बटा EC का, AE बटा EC का। इस बात को हमको साबित करना है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें करना क्या है,
तो जो भी दिया है उससे संबंधित लैंग्वेज लिखेंगे। थ्योरम को सिद्ध करने या तो कोई भी थ्योरम या ज्योमेट्री का कोई चीज अगर आप साबित कर रहे हैं तो सबसे पहले उसमें क्या लिखा जाता है, लैंग्वेज। चलिए लैंग्वेज लिखते हैं। यहां से सबसे पहले क्या दिया है तो लिखेंगे दोस्तों, दिया है कि एक त्रिभुज ABC है जिसमें ABC है जिसमें BC के समांतर एक रेखा खींचा गया है जो अन्य दो भुजा AB तथा AC को भिन्न बिंदु D तथा E पर बिंदु D तथा E पर प्रतिच्छेद करती है। दोस्त ध्यान दीजिए, आप क्या लिखे हैं, दिया है कि एक त्रिभुज ABC जिसमें BC के समांतर एक रेखा खींचा गया है जो ये रेखा अन्य दो भुजा AB तथा AC को AB और AC को भिन्न बिंदु D तथा E पर क्या करता है, प्रतिच्छेद करता है, यानी काटता है। ठीक है दोस्त, तो हमें साबित करना है कि क्या साबित करना दोस्त, तो साबित करना है कि अन्य दो भुजा एक ही अनुपात में, यानी ये दोनों AB और AC एक ही अनुपात में विभाजित हुआ है। किसके द्वारा, तो D के द्वारा, यानी कि AD बटा DB बराबर AE बटा EC। यानी क्या साबित करना है, AD बटा DB बराबर AE बटा EC। इस बात को हमें साबित करना है। आप अच्छा से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई वीडियो की क्वालिटी बढ़ा के इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या तो फिर आप नोट डाउन कर रहे हैं तो नोट डाउन कर लीजिए वीडियो को रोक के। तो चलिए दोस्तों, अब हम इसे आगे सॉल्व करते हैं, सॉल्व नहीं बल्कि प्रूव करते हैं इसको। AD बटा DB बराबर AE बटा EC साबित करते हैं। तो साबित करने से पहले इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन यानी रचना करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, रचना। तो लिख लेते हैं रचना। क्या रचना करना पड़ेगा, तो ध्यान से देखिएगा, एकदम ध्यान से। सबसे पहले बिंदु D को C से मिलाना है। बिंदु D को किससे मिलाना है, C से। और बिंदु B को E से मिलाना है। और दोस्त ये सब रचना है, क्या है, रचना। तो इसे रचना को हमेशा डॉटेड लाइन में लिखा जाता है, काल्पनिक रेखा में। इसलिए हम क्या करेंगे, इसको काल्पनिक रेखा बना देते हैं। रचना जब भी आप ज्योमेट्री में डालिएगा तो काल्पनिक लाइन से ही उसको लिखिएगा। और दोस्त इसमें पहले इसको लिख लेते हैं, किसको क्या किए, बिंदु B को E से और बिंदु D को C से मिलाया। तो इस बात को हम यहां लिख लेते हैं, बिंदु D को C से तथा बिंदु B को E से मिलाया। और दोस्त एक रचना और करना पड़ेगा इसमें,
एकदम ध्यान से देखिएगा कि जो भुजा AB है उस पर बिंदु E से लंब डालना पड़ेगा। भुजा AB पर बिंदु E से क्या डालना पड़ेगा? लंब। तो यहां पे आएगा लगभग। तो दोस्त E से बिंदु E से भुजा AB पर लंब डाला। बिंदु E से भुजा AB पर लंब डालना पड़ेगा। उस लंब, इस बिंदु को मान लीजिए M मान लीजिए। क्या मान लेंगे हम लोग? M। तो बिंदु E से भुजा AB पर EM लंब डाला। और लंब मतलब लंब कितना डिग्री कोण बनाता है? 90 डिग्री कोण बनाता है। उसी प्रकार बिंदु D से भुजा AC पर एक लंब डालना पड़ेगा। बिंदु D से भुजा AC पर एक लंब डालेंगे ऐसे दोस्त, और यहां 90 डिग्री कोण होगा और इस बिंदु को N मान लेंगे। क्या मान लेंगे? N। तो बिंदु D से भुजा AC पर एक लंब डाला, बिंदु D से भुजा AC पर DN लंब डाला। इस बात को लिखना है। क्या लिखना है? बिंदु E से भुजा AB पर EM तथा बिंदु D से भुजा AC पर DN लंब डाला। इस बात को भी लिखना पड़ेगा। बिंदु D से भुजा AC पर तथा बिंदु E से भुजा AB पर क्रमशः DM तथा EM लंब डाला या खींचा। क्या लिखे दोस्त? कि बिंदु D से भुजा AC पर और बिंदु E से भुजा AB पर DN तथा EM लंब डाला। दोस्त क्रमशः का मतलब समझा देंगे जब टाइम कभी मिलेगा तो। अभी हमको जल्दी से साबित करना है इसको। अब दोस्त आगे अब इसको साबित करने का काम चलेगा। तो साबित करने से पहले रचना के बाद आपको लिखना प्रमाण, यानी कि आप प्रमाण दे रहे हैं, मतलब क्या कर रहे हैं? साबित कर रहे हैं। प्रमाण। चलिए दोस्तों हम स्टार्ट होते हैं। तो दोस्त सबसे पहले ध्यान दीजिए, इसमें करना क्या होगा। सबसे पहले आप त्रिभुज ADE से चलिएगा। ADE से, और ADE से चलने के बाद आप ध्यान से देखिएगा तो इसमें EM लंब है। EM क्या है? लंब। और अगर EM को लंब मानेंगे तो मेरे दोस्त AD क्या होगा? आधार होगा। क्या होगा? आधार होगा। यदि हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्षेत्रफल किसी भी त्रिभुज का क्या होता है? 1/2 गुना आधार गुना शीर्षलंब या ऊंचाई। तो इसमें AD का क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या होगा? 1/2 गुना आधार। आधार क्या है सर? AD। इसको AD को आधार पहले मानेंगे। और लंब क्या होगा? EM। हमेशा लंब जो है आधार पर ही डाला जाता है। यदि आप आधार AD ले रहे हैं तो लंब यहाँ EN हो जाएगा, और इस त्रिभुज का ही आधार AE ले रहे हैं तो लंब क्या हो जाएगा? DN हो जाएगा। तो दोस्त चलो चलिए बनाते हैं। सबसे पहले त्रिभुज ADE से, त्रिभुज ADE से क्या निकालना है? त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। आधार को बेस, ऊंचाई को हाइट। तो त्रिभुज ADE में आधार क्या दोस्त? पहले आधार आपको AD मानना। सर क्यों AD माने? क्योंकि देखिए शुरू में सबसे पहले AD लाना है, इसलिए आप AD को आधार मान लीजिए। जब AD को आप आधार माने हैं तो लंब कौन हो जाएगा? EM हो जाएगा। तो 1/2 और आधार आप किसको मान लिए? AD को। तो लंब कौन हो जाएगा? EM। हाइट कौन हो जाएगा? EM। त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, इसको समीकरण 1 मान लीजिए। क्या मान लीजिए? समीकरण 1। पुनः त्रिभुज दोस्त, अब AD के बाद क्या लाना? DB। यानी कि आप ऐसा त्रिभुज लीजिए जिसमें DB हो जाए क्या? आधार। तो त्रिभुज लीजिए आप ये वाला त्रिभुज DBE, या तो फिर आप इसको BED भी बोल सकते हैं। तो त्रिभुज BED, ये वाला त्रिभुज BED, ये वाला लेना है। ठीक है।
इसमें आधार डी भी हो जाएगा और लंब हमेशा कौन होगा, लंब यही होगा। क्यों सर, तो ध्यान दीजिए, जब भी आप विषमबाहु त्रिभुज बनाइएगा दोस्त, जब भी आप क्या बनाइएगा, विषमबाहु त्रिभुज बनाइएगा मेरे दोस्त, तो लंब हमेशा ऐसे होता है। लंब कैसे होता है, ऐसे। जब भी विषमबाहु त्रिभुज में आप लंब खींचिएगा तो ऐसे बाहर की ओर खिंचाएगा, बाहर की ओर। उसी प्रकार ये बना है, इसको अगर ऐसे उल्टा दें तो इस प्रकार लंब कौन होगा, ई एन। तो लंब कौन हो जाएगा, ई एन, और आधार कौन हो जाएगा, डी भी हो जाएगा। किसमें, त्रिभुज बी ई डी में। तो आप चलेंगे त्रिभुज बी ई डी से। तो त्रिभुज बी ई डी का त्रिभुज बी ई डी का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। त्रिभुज बी ई डी का क्षेत्रफल बराबर 1/2। दोस्त आधार क्या है, इसमें आधार डी भी हो जाएगा और लंब कौन है, ई एन। तो आधार डी भी और लंब ई एन। इसको समीकरण 2 मान लीजिए। और अब आप क्या कीजिए, समीकरण 1 में 2 से भाग देने पर, 1 में 2 से भाग देने पर तो क्या होगा सर, जब भी आप किसी भी समीकरण में भाग देते हैं तो एलएचएस को एलएचएस से भाग देते हैं और आरएचएस को आरएचएस से भाग देते हैं। तो देखिए समीकरण 1 ये है, इसका एलएचएस ये है, और समीकरण 2 का एलएचएस ये है, दोनों को भाग दीजिए। तो त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज बी ई डी का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा, इसमें इसको भाग दीजिए तो 1/2 गुना ए डी गुना ई एम, और यहां हो जाएगा 1/2 गुना डी बी गुना ई एम। दोस्त 1/2 से 1/2 खत्म और ई एम से ई एम खत्म, क्या बचा, तो बचा त्रिभुज, यहां लिख रहे दोस्त, थोड़ा सा इंग्लिश में लिखते हैं शॉर्ट में, एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई, एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी मतलब हुआ त्रिभुज ए डी का क्षेत्रफल। चलिए हिंदी में लिख देते हैं, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज बी ई डी का क्षेत्रफल बराबर ए डी बटा डी बी। इसको दोस्त समीकरण 3 मान लीजिए। क्या मान लेंगे, समीकरण 3। अब आगे हम क्या करेंगे, देखिए सर यहां क्या आ गया, ए डी बटा डी बी आ गया। अब हम क्या करेंगे, इस साइड चलेंगे, ए ई बटा ई सी आ जाएगा, क्या आएगा, ए ई बटा ई सी। तो फिर से हम त्रिभुज ए डी ई और त्रिभुज, इस बार त्रिभुज क्या चलेंगे, सी डी ई से, ए डी ई और सी डी ई से। चलिए फटाक से कर लेते हैं। अब दोस्त ध्यान दीजिए, हम लोग चलेंगे त्रिभुज ए डी ई से, पुनः चलेंगे त्रिभुज ए डी ई से, और त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल निकालेंगे। क्या निकालेंगे, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 और आधार गुना आधार, तो आधार इस बार हम मान लेंगे ए ई को, तो लंब कौन हो जाएगा, डीएन। अरे आधार ए ई को मानेंगे, लंब कौन हो जाएगा, डीएन। तो आधार ए ई लंब डीएन। इसको समीकरण 4 मान लीजिए दोस्त। पुनः आपको चलना है त्रिभुज सी डी ई से, किससे, त्रिभुज सी डी ई से। और अभी तुरंत समझाए हम कि कोई भी विषमबाहु त्रिभुज है तो उसमें लंब हमेशा बाहर में होता है ना दोस्त। तो इसको अगर आधार एसी को मानेंगे तो लंब कौन हो जाएगा, डीएन ही होगा, लंब कौन होगा, डीएन ही। तो चलेंगे त्रिभुज सी डी ई से, त्रिभुज सी डी ई से, इसमें निकालेंगे त्रिभुज सी डी ई का क्षेत्रफल, क्या हो जाएगा, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो दोस्त आधार क्या है, तो आधार हम इस बार ईसी को माने, किसको माने, ईसी को। तो ऊंचाई क्या हो जाएगा दोस्त, डीएन, ऊंचाई क्या हो जाएगा, डीएन। समीकरण इसको 5 मान लीजिए। और फिर क्या होगा, समीकरण 4 में 5 से भाग देने पर, और अभी तुरंत समझाया कि एलएचएस में एलएचएस से और आरएचएस में आरएचएस से भाग पड़ता है।
तो त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज सीडीई का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 1/2 गुना एई गुना डीएन, और यहां हो जाएगा नीचे में 1/2 गुना ईसी बटा गुना डीएन। डीएन से डीएन खत्म हो जाएगा दोस्त, और 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या सर? तो बचेगा त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज सीडीई का क्षेत्रफल बराबर एई बटा ईसी। दोस्त आप ध्यान से देखिए कि यहां एडी बटा डीबी आ गया, यहां एई बटा ईसी आ गया। अब देखिए दोस्त, यहां एडी बटा डीबी किसका माना है? त्रिभुज एडी का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज बीडी का क्षेत्रफल। इसमें भी त्रिभुज एडी का क्षेत्रफल, लेकिन यहां नीचे देखिए त्रिभुज सीडी का क्षेत्रफल। चेंज क्या है? यहाँ बीडी है, यहाँ क्या है? सीडीई है, सीडीई। और अभी जस्ट वीडियो के शुरुआत में आपको बता दिया गया था कि ये देखिए समलंब चतुर्भुज लग रहा है, ये देखिए बी सी डी ई, देखिए समांतर भुजा है। इसमें डीई और बीसी क्या है? समांतर भुजा है, समांतर भुजा है। और आप आधार मान लीजिए, इसको आधार मान लीजिए, इसको क्या मान लीजिए? आधार। और अभी तुरंत आपको बता दिया गया था कि जब एक ही आधार और एक ही समांतर के बीच अस्थित दो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है। यानी कि आप ध्यान से देखिए, तो बी डी ई ये है, ये ना बी डी दोस्त, ये ना है, और सी डी ये है, सी डी है। बीडी में बीडीई में भी डी क्या आधार है, और सीडीई में भी क्या डी आधार है। यानी एक ही आधार पर कौन स्थित है? ये दोनों त्रिभुज कौन कौन? बीडीई और सीडी, और एक ही समांतर के बीच है। यानी कि त्रिभुज बीडीई का क्षेत्रफल और त्रिभुज सीडीई का क्षेत्रफल क्या होगा? बराबर होगा। तो लिख देंगे दोस्त कि पूरा हम लिखेंगे दोस्त, चूंकि हम जानते हैं कि एक ही आधार तथा एक ही समांतर के बीच स्थित दो त्रिभुज का क्षेत्रफल हमेशा बराबर होता है, हमेशा बराबर होता है। हम जानते हैं कि एक ही आधार तथा एक ही समांतर के बीच स्थित दो त्रिभुज का क्षेत्रफल हमेशा बराबर होता है। इसका मतलब क्या हो जाएगा? त्रिभुज बीडीई का क्षेत्रफल, बीडीई का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज सीडीई का क्षेत्रफल, त्रिभुज सीडीई का क्षेत्रफल होगा दोस्त, ये हो जाएगा। तो दोस्तों अभी आप देखे हैं कि त्रिभुज बीडीई का क्षेत्रफल ये बराबर है त्रिभुज सीडी का क्षेत्रफल, यानी कि बीडीई का क्षेत्रफल बराबर है त्रिभुज सीडीई का क्षेत्रफल का, है ना। तो हम यहाँ इसको लिखते हैं दोस्त, त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज सीडीई का क्षेत्रफल। अब दोस्त सीडीई का क्षेत्रफल बराबर है बीडी का क्षेत्रफल का। तो क्या सीडीई के क्षेत्रफल की जगह पर बीडी का क्षेत्रफल लिख सकते हैं? क्या लिख सकते हैं? तो लिख देंगे, यहां लिख देंगे हम लोग क्या? त्रिभुज बीडीई का क्षेत्रफल लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों बराबर है। तो इस सीडी के जगह पर क्या लिखेंगे? बीडी। ठीक है। अब बराबर, इसके बाद क्या है? इसके बाद बराबर है तो बराबर दे दिए। फिर क्या है? एई बटा ईसी, तो एई बटा ईसी। अब दोस्त इसको देखिए अब ध्यान से, त्रिभुज एडी का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज बीडी का क्षेत्रफल। यहां देखिए त्रिभुज एडी का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज बीडी का क्षेत्रफल, तो सेम चीज है ना। और इसका मान क्या दिया? ये दिया है। तो क्या इसके जगह पर ये रख सकते हैं? रख सकते हैं। तो इसके जगह पर ये रख देंगे, और ये आदमी कहां था? यहां, यानी कि इसके जगह पर ये, यानी कि इसके जगह पर रख देंगे। तो हम क्या लिखेंगे? समीकरण 3 से, समीकरण 3 में सर
इसका मान AD बटा DB दिया है, यानी इसके जगह क्या रख देंगे, सेम है ना दोनों, इसलिए सेम यहां कर रख देंगे AD बटा DB। AD बटा DB बराबर, यहां बराबर है तो बराबर, यहां क्या है AE बटा EC, और इसी बात को हमको सिद्ध करना था। तो यहां पे प्रूव्ड लिख दीजिए, साबित हो गया तो क्या लिख देना है, प्रूव्ड लिख देना है। अब देखिए दोस्तों, एक बार हम समझेंगे, बस तुरंत खत्म हो जाएगा ये वीडियो। बोला गया था कि कोई एक त्रिभुज है और त्रिभुज के किसी एक भुजा के समांतर कोई एक ऐसा रेखा खींचा जाए कि अन्य दो भुजा को भिन्न भिन्न बिंदु पर काटे, तो जो काटेगा रेखा वो इस दोनों भुजा को एक ही अनुपात में बांटेगा, यानी कि AD बटा DB बराबर AE बटा EC, यानी इस बात को क्या करना था, सिद्ध करना था। क्या करना था, सिद्ध करना था दोस्त। तो देखिए यहाँ AD बटा DB बराबर AE बटा EC आ गया। तो आज के बाद बस आपको इतना याद रखना है कि यदि कोई एक त्रिभुज है और उसमें किसी एक भुजा के समांतर कोई एक रेखा खींची जाए, तो ये रेखा अन्य दोनों भुजा को एक ही अनुपात में काटेगा, यानी कि AD बटा DB बराबर AE बटा EC। कब, जब जो है ये D जो है क्या हो, समांतर हो किसका, BC का। यानी कि आज के बाद सिंपल बात याद रखना आपको कि कोई एक त्रिभुज है, ठीक है, इसका नाम PQR मान लीजिए, और इसमें मान लीजिए M और N एक रेखा है, और M और N MN जो है समांतर है यदि QR का, MN समांतर है QR का, तो फिक्स है कि PM बटा MQ बराबर PN बटा NR होगा ही होगा, यानी PM बटा MQ बराबर PN बटा NR होगा। और ये बात कौन बताया था, थेल्स बताए थे। कौन, थेल्स। और थेल्स बहुत ही महान वैज्ञानिक थे, इसके बारे में बात करेंगे हम लोग 9th में। चलिए दोस्तों, अब इस वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा, एक बार समझ ना आए तो 2 बार देख लीजिएगा, और देखने के बाद आपको बहुत ही बढ़िया से समझ में आएगा। और दोस्त, इतना मेहनत करने के बाद आपसे बस एक ही उम्मीद होता है कि वीडियो को आप पूरा देखें, और दोस्त लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू दोस्त, जय हिंद।